दोस्तों, विशाल करंट अफेयर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में प्राचीन इतिहास से लेकर मध्यकाल के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न भावी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन है? महगरा, चिराद, बाणगढ़, खूंटी। सही ऑप्शन विकल्प ए महगरा। महगड़ा नवपाषाण युगीन स्थल उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले में स्थित है। यहाँ पर कोल्डिहावा स्थल भी प्राप्त होता है, जो एक नवपाषाण युगीन स्थल है। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं नवपाषाण युग से संबंधित। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह लहुरादेव संत कबीरनगर जिले से प्राप्त होता है। और नवपाषाण युग से ही कृषि के जो कार्य करने की गतिविधियां शुरू मानी जाती हैं। और इस युग की जो शुरुआत है 9000 ईसा पूर्व पहले मानी गई है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, नल्लामाला पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नर्मदा घाटी। सही ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस धातु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। सही ऑप्शन विकल्प सी घोड़ा। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर घोड़ा का अंकन चित्रण नहीं मिलता है। हड़प्पा संस्कृति 25,000 ईसा पूर्व पहले शुरू हुई मानी जाती है। त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म, संघ व बुद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, तीनों मौसमों का। सही ऑप्शन ए 3 वेदों का। त्रयी 3 वेदों का नाम है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिता, उपनिषद, आर्ण्यक, ब्राह्मण। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आर्ण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, आर्ण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, वेदांग, आर्ण्यक, स्मृतियाँ। सही ऑप्शन विकल्प बी वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आर्ण्यक, उपनिषद, वैदिक साहित्य का यह चारों सही क्रम हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। सही ऑप्शन सी गाय। गाय पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। सही ऑप्शन डी लिच्छवी। लिच्छवी शासकों के द्वारा पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। वैशाली जो गणतंत्र है वह बिहार राज्य में है वर्तमान में। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन है? अवंती, वत्स, अस्मक, कंबोज। सही ऑप्शन सी अस्मक। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद अस्मक थे। 600 ईसा पूर्व में पूरे भारत को 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था। और यह दक्षिण भारत में स्थित 16वां महाजनपद अस्मक था। और सारे 15 महाजनपद उत्तर भारत में स्थित थे। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? अंतपाल, समाहर्ता, सूनाध्यक्ष, प्रदेष्टा। सही ऑप्शन बी समाहर्ता। समाहर्ता मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने के लिए उत्तरदायी था। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? भाब्रू अभिलेख, 13वां शिलालेख, रुम्नीदेय स्तंभ लेख, मास्की का लघु शिलालेख। सही ऑप्शन डी मास्की का लघु शिलालेख में अशोक नाम उल्लेखित मिलता है। अशोक का रुम्नीदेय स्तंभ संबंधित है बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के प्रथम उपदेश, बुद्ध के शरीर त्याग से। सही ऑप्शन बी बुद्ध के जन्म से। अशोक का रुम्नीदेय स्तंभ बुद्ध के जन्म से संबंधित है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म।
सही ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक को त्रिपिटक ग्रंथ के अंतर्गत शामिल किया जाता है और इसमें 3 ग्रंथ आते हैं जो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक हैं। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? जीवक, चरक, सुश्रुत, वाग्भट। सही ऑप्शन ए जीवक। जीवक ने आयुर्वेदाचार्य के शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। जीवक बिंबिसार के राजदरबार में रहते थे। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? 135 वर्ष, 78 वर्ष, 57 वर्ष, 320 वर्ष। सही ऑप्शन ए 135 वर्ष। विक्रम संवत विक्रमादित्य शासकों के द्वारा शुरू किया गया था 57 ईसा पूर्व में और शक संवत को 78 ईस्वी में शुरू किया गया था कनिष्क के द्वारा। और दोनों के अंतर को पूछा जा रहा है तो 57 ईसा पूर्व प्लस 78 ईस्वी दोनों को जोड़ेंगे तो 135 वर्ष आ जाएगा। दोनों के बीच अंतर। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पानयांग, पांचाओ, सी हुआंगटी, होटी। सही ऑप्शन बी पांचाओ। पांचाओ ने कनिष्क को हरा दिया था। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पुनः किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? डायोडोरस द्वितीय, डेमेट्रियस, स्ट्रेटो प्रथम, मिनेंडर। सही ऑप्शन डी मिनेंडर। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? शिखर, नागर, गांधार, वेरा। सही ऑप्शन सी गांधार शैली। गांधार शैली को भारतीय और यूनानी शैली का सम्मिश्रण कहा जाता है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक शाही कालानुक्रम है? यूनानी कुषाण शक, यूनानी शक कुषाण, शक यूनानी कुषाण, शक कुषाण यूनानी। सही ऑप्शन बी यूनानी शक कुषाण। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, सातवाहन। सही ऑप्शन डी सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी नांदेड़ में, दुर्ग में, अमरावती में, नालदुर्ग में। सही ऑप्शन सी अमरावती में। सातवाहनों की राजधानी अमरावती में थी। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की है वह कौन है? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। सही ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की है। और साथ ही साथ दोस्तों बता दें आपको महत्वपूर्ण बातें, चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त की भी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने परक्रमांक पृथ्वी या प्रथम वीर कहा जाता है उनको। और चंद्रगुप्त प्रथम ने पहली बार गुप्त संवत को 319 ईस्वी में शुरू किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हुरों ने भारत पर आक्रमण किया था बुद्धगुप्त के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। सही ऑप्शन बी स्कंदगुप्त के शासनकाल में। हेलो दोस्तों, स्कंदगुप्त ने इसी के उपलक्ष्य में कर्मादित्य की उपाधि धारण की थी। शक विजेता किसे माना जाता है? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। सही ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता माना जाता है। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत जारी किया था 319 ईस्वी में। इन्होंने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे और महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण किया था। गुप्त काल में जारी किए जाने वाले सोने की मुद्रा को, स्वर्ण मुद्रा को दिनार बोला जाता था और चांदी के जो मुद्रा थे रजत मुद्राओं को रूपा के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? शंकु,
छपड़क, वररुचि, अमर सिंह। सही ऑप्शन बी छपड़क। यहाँ पर दोस्तों चंद्रगुप्त लिखा गया, आप इसको चंद्रगुप्त द्वितीय समझिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे और जो क्रमशः अलग अलग विभाग से संबंधित थे, जो इस प्रकार हैं। कालिदास महाकवि थे, धन्वंतरी एक चिकित्सक थे, वराहमिहिर एक खगोल विज्ञानी थे, अमर सिंह एक डिक्शनरी शब्दकोश के थे, शंकु के वास्तुकार थे, ज्योतिषी छपड़क थे और वररुचि व्याकरण के ज्ञाता थे। जादूगर के अंतर्गत वैताल भट्ट आते थे और 9वें रत्न घटकर पर आते थे, जो महान कूटनीतिक माना जाता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो फायहान एक चीनी यात्री भी आते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सांची से, जूनागढ़ से, मंदसौर से, एरड़ से। सही ऑप्शन डी एरड़ से सती प्रथा का उल्लेखित साक्ष्य मिला है। एरड़ से यह गुप्त काल से संबंधित साक्ष्य है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिकी थे, समकालिक थे? अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त प्रथम के। सही ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालिक थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा, मगध, तक्षशिला, विक्रमशिला। सही ऑप्शन ए नालंदा। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और यह चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? नालंदा, अजंता, एलिफेंटा, खजुराहो। सही ऑप्शन बी अजंता। अजंता बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ये गुफाएं वाकाटक शासकों और गुप्त शासकों के द्वारा बनाया गया था और इसका संरक्षण किया गया था। यहाँ बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण गुफाओं पर किया गया है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? इनतू, सियूकी, फोक्योकी, सिकियापोनो। सही ऑप्शन ए इनतू। इनतू चीनी लेखक भारत का उल्लेख इनतू नाम से करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? हर्षवर्धन ने, वत्सराज ने, मिहिरभोज, नागभट्ट प्रथम। सही ऑप्शन बी वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना वत्सराज ने की थी। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था? विदर्भ का, मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड। सही ऑप्शन डी बुंदेलखंड। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, रामपाल। सही ऑप्शन ए गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। जब हर्षवर्धन के साम्राज्य विघटन हो गया तब 8वीं शताब्दी के मध्य 750 ईस्वी के आसपास पूर्वी भारत अर्थात बंगाल में पाल वंश का उदय हुआ और जिसके संस्थापक गोपाल थे और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इनका जो राजधानी था वह मुंगेर था। इस काल में कई योद्धा शासक हुए जैसे धर्मपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम आदि। इन्हीं के काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनवाया। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले मुस्लिम विद्वान कौन थे? फरिश्ता, इब्न बतूता, अल-बरूनी, अमीर खुसरो। सही ऑप्शन सी अल-बरूनी। महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में अल-बरूनी भारत आता है और अल-बरूनी का एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? अकबर, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी भारत पर 1175 ईस्वी में आक्रमण करता है। तब उसमें भारतीय प्रायद्वीप में मुल्तान पर भारत का हिस्सा था और उस पर आक्रमण किया।
1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है मोहम्मद गोरी के द्वारा, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। और 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी होता है, और इसके साथ ही वह भारत के सत्ता पे स्थापित हो जाता है, और इसके साथ ही पहली मुस्लिम शक्ति भारत में सत्ता के रूप में स्थापित हो जाती है, जिसे कालांतर में दिल्ली सल्तनत के रूप में देखा जाता है। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब के, गजनी के, गौर के, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन ए अरब के। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा विजय प्राप्त कर लिया गया। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? सेन वंश, चोल वंश, पाल वंश, चालुक्य वंश। सही ऑप्शन डी चालुक्य वंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। नटराज प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? मौर्य कला का, चोल कला का, गांधार कला का, गुप्त कला का। सही ऑप्शन बी चोल कला का। चोल वंश का स्थापना विजयालय ने 850 ईस्वी में की थी। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चेर, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट। सही ऑप्शन बी चोल वंश। चोल वंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिंघल द्वीप अर्थात श्रीलंका विजय की थी। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य, चोल एवं पांड्यों के मध्य, चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य। सही ऑप्शन ए चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। तकोल्लम का युद्ध 1565 ईस्वी में चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य लड़ा गया था। वह शासक कौन था जिसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। सही ऑप्शन बी इल्तुतमिश। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? दास वंश अर्थात गुलाम वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। सही ऑप्शन सी तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश के शासकों ने शासन किया, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैद वंश और लोदी वंश है। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक था। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक था। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक था, और सैद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक था, और लोदी वंश का शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था। इसके बाद बाबर मुगल काल का समय टाइम पीरियड आ जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों सही ऑप्शन यहाँ पर तुगलक वंश है, जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अधिक समय तक शासन किया था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? इल्तुतमिश, ऐबक, रजिया, मोहम्मद गोरी। सही ऑप्शन ए इल्तुतमिश। दोस्तों आपको एक बात यहाँ बताना चाहते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी इल्तुतमिश के समय में बनी। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को भारत की राजधानी के रूप में बनाया था, और उनके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से दिल्ली राजधानी को अपना स्थानांतरित किया, और इस प्रकार दिल्ली भारत की राजधानी बनी, दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। बलबन के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सही ऑप्शन बी इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया।
निम्न मुस्लिम सुल्तानों में किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? इल्तुतमिश, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। सही ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, राणा रतन सिंह, प्रताप रुद्र देव, मालिक कफूर। सही ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? बलबन, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। सही ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? सिंधु, रावी, व्यास, सतलज। सही ऑप्शन ए, सिंधु नदी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। सही ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार को लागू किया। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक विभाग अमीर कोही की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। सही ऑप्शन विकल्प डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी, जो एक कृषि विभाग था और फसल चक्र की योजना पर कार्य करता था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? मोहम्मद तुगलक, बहलोल लोदी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। सही ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा जारी किया था, स्वर्ण के सिक्कों का सांकेतिक मुद्रा जारी किया था, जिससे कि वह अपने सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि कर सके। इसके लिए उसने स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी किया। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। सही ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक पुस्तकालय, एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, तीर्थयात्रियों हेतु अतिथि गृह। सही ऑप्शन सी, एक खैराती अस्पताल। दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैद वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। सही ऑप्शन ए, सैद वंश। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी मध्यकाल में। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था? सूफी संतों ने, सूरदास द्वारा, अलवार संतों ने, तुलसीदास द्वारा। सही ऑप्शन सी, अलवार संतों ने। दक्षिण भारत में 6वीं से 7वीं शताब्दी में अलवार एवं नायनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? रामानुज ने, माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, श्रीकांताचार्य ने। सही ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित युद्ध में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध। डी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इसमें बाबर की विजय हुई थी। और चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 में लड़ा गया था। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? राणा सांगा, राणा प्रताप, हेमू, अलाउद्दीन खिलजी। सही ऑप्शन ए, राणा सांगा। इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? जानी बेग, उबैदुल्ला खां, शैबानी खां, अब्दुल्ला खां, उज़्बेक। सही ऑप्शन सी, शैबानी खां। 1501 ईस्वी में सर-ए-पुल का युद्ध लड़ा गया बाबर और शैबानी खां के बीच में। इसमें शैबानी खां विजयी हुआ और बाबर पराजित हो गया। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे?
राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1, 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सही ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। शेरशाह द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार सभी शामिल थे। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण पेड़ दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुनीम खां, राजा टोडरमल, मुजफ्फर खां, तुर्बती, आसफ खां। सही ऑप्शन सी मुजफ्फर खां, तुर्बती। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण पेड़ दर्जा किस व्यक्ति को दिया गया? मुजफ्फर खां, तुर्बती को। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? 1570 ईस्वी, 1582 ईस्वी, 1578 ईस्वी, 1581 ईस्वी। सही ऑप्शन बी 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही का शुरुआत 1582 ईस्वी में किया। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था पंचमहल, रंगमहल, हीरा महल, मोती महल। सही ऑप्शन ए पंचमहल। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है हस्त बहिष्त, रज्मनामा, अयार दानिश, अनवार सुहेली। सही ऑप्शन बी रज्मनामा। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी तथा फैजी के द्वारा किया गया रज्मनामा शीर्षक से। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। सही ऑप्शन ए जहांगीर ने शुरू की थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ जानने की ज़रूरत है आपको दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा के बारे में। तो दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इस प्रथा के अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दो अस्पा का मतलब है इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा का तात्पर्य है इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। देखिए दोस्तों, दो अस्पा का मतलब हो गया मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने होते थे, और सिंह अस्पा मतलब हो गया अपने मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मनसबदार का अर्थ हम समझा देते हैं। मनसबदार का तात्पर्य क्या है? तो मनसबदार को मुगल बादशाह अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में इसको प्रारंभ किया था, और मनसब प्राप्तकर्ता 3 वर्गों में विभक्त किए जाते थे। 10 से अधिक, 50 तक उमरा, 500 से 2500 तक अमीर, 2500 से ऊपर को अमीर ए आजम कहा जाता था। इसके अलावा जात और सवार की दृष्टि से भी 3 श्रेणियों में मनसबदारों को बांटा गया था। मनसबदारों को नगद वेतन, जागीर दोनों ही दिए जाते थे। इसका मतलब ये हुआ मनसबदारों को वेतन भी दिया जाता था और जागीर दोनों रूप में देने की व्यवस्था थी। उनके कार्य के बदले में मनसबदारों की जागीरें स्थानांतरित कर दी जाती थी और ये मृत्यु पर जब्त की जा सकती थी। इस प्रकार मनसबदार अनुवांशिक नहीं होते थे। मनसबदार जो थे अनुवांशिक नहीं होते थे। तो दोस्तों इसमें हम प्रश्न था दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? बाबर, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। सही ऑप्शन बी जहांगीर ने। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को अल्मीडा, हेनरी द नेविगेटर, विलियम हॉकिंस। सही ऑप्शन डी विलियम हॉकिंस। शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य क्या था? मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना, काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना, मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति आमू दरिया पर निर्धारित करना, मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। सही ऑप्शन बी काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने।
सही ऑप्शन ए शाहजहां ने आगरा से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित की थी। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सही ऑप्शन सी शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। इस कार्य को दाराशिकोह ने किया था। उपनिषद को सिर-ए-अकबर शीर्षक के नाम से इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया दाराशिकोह के द्वारा शाहजहां के शासनकाल में। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सही ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। सही ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ का संकलन किया गया था। यह सिख धर्म के 5वें गुरु थे। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था सेनाधिकारी, लोकाचरण अधिकारी, विदेश विभाग का प्रमुख, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। सही ऑप्शन बी लोक आचरण अधिकारी। मुहतसिब मुगल प्रशासन में एक लोक आचरण अधिकारी था। मुगल प्रशासन के दौरान जिलों को किस नाम से जाना जाता था? अहर, सूबा, सरकार, विश्वास। सही ऑप्शन सी सरकार। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था न्याय देना, आय व्यय का लेखा रखना, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण, किसानों से टैक्स वसूल करना। सही ऑप्शन सी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। दोस्तों, मीर बख्शी का जो पद था मुगल शासन में, वह मुख्य सेनापति सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था और सैनिकों के वेतन व सैनिक संगठन से संबंधित कार्यों को करता था। मनसबदारों की सूची रखना, बादशाहों के समक्ष उसे प्रस्तुत करना, इसके साथ ही साथ सैनिकों की भर्ती, उनके शस्त्रों की व्यवस्था, सैनिकों का निरीक्षण आदि कार्यों को भी करता था। तो मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का भी पर्यवेक्षण करता था और वह सेना का प्रमुख हुआ करता था। निम्नलिखित में किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? मनुची को, करेरी को, बर्नियर को, टैवर्नियर को। सही ऑप्शन ए मनुची को। मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। मनुची इटली का था और यह औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। और दोस्तों, आपको बताते हैं टैवर्नियर शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। पीटर मुंडी जो इटली का यात्री था, वह भी शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। तो इस प्रकार दोस्तों, मनुची मुगल सेना में नियुक्त था चिकित्सक के रूप में और औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? नूरजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। सही ऑप्शन ए नूरजहां ने। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्मों वाले कुलीन जन धार्मिक बातों की विचारार्थ जमा होते थे। सही ऑप्शन सी वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। अकबर ने इबादत खाना का स्थापना 1575 ईस्वी में किया था। दोस्तों, बादशाह अकबर ने धार्मिक विचार एवं विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना का निर्माण करवाया था। इबादत खाना में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख एवं उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे। 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया था। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजरनामा जारी करवाया था, जिसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया था। तो इस प्रकार दोस्तों, इबादत खाना का स्थापना 1575 ईस्वी में हुआ था, अकबर के द्वारा करवाया गया था और 1579 ईस्वी में अकबर के द्वारा महजरनामा जारी करवाया गया था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बाबर ने,
हुमायूं ने जहांगीर गुलबदन बेगम। सही ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुलबदन बेगम, माहम अनगा, जिया उन्नीसा, जीनत उन्नीसा। सही ऑप्शन बी माहम अनगा। माहम अनगा के द्वारा मदरसा बेगम की स्थापना दिल्ली में किया गया था। मुगल काल में दरबारी भाषा कौन थी? फारसी, अरबी, उर्दू, तुर्की। सही ऑप्शन ए फारसी। मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? शुजा, दारा शिकोह, अमीर खुसरो, अमीर हसन। सही ऑप्शन बी दारा शिकोह। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? फैजी, बदायूनी, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना। सही ऑप्शन बी बदायूनी। अकबर के द्वारा फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग का स्थापना किया गया था जिसके द्वारा विभिन्न धार्मिक पुस्तकों को या वह अन्य पुस्तकों का अनुवाद फारसी भाषा में किया जाता था और बदायूनी के द्वारा रामायण का अनुवाद किया गया फारसी भाषा में। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, 9 वर्षों में, 10 वर्षों में। सही ऑप्शन ए 7 वर्षों में। अबुल फजल ने अकबर के जीवन से संबंधित कहानियों, इतिहासों को अकबरनामा में लिखा है और इसको 7 वर्षों में पूरा किया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन सा बादशाह था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। सही ऑप्शन ए अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी के आसपास महारानी एलिजाबेथ के समय में किया गया था। इस समय भारत में शासनकाल मुगल काल का था और शासक थे अकबर। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था? अल्बुकर्क, फ्रांसिस डुप्ले, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही ऑप्शन विकल्प सी रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक इसलिए कहा गया था क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता को मजबूत किया था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था और उसमें अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई थी और कालांतर में फिर बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें भी अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई थी और इससे भारतीय सत्ता पर अंग्रेजों की स्थिति काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। इसलिए इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया रॉबर्ट क्लाइव को। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क, चार्ज ऑक्साइड, वास्को डी गामा, बार्थोलोमेव डायज। सही ऑप्शन विकल्प ए अल्बुकर्क। दोस्तों, पुर्तगाली शक्ति की स्थापना 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के नेतृत्व में होता है जब पहली बार कोई पुर्तगाली व्यक्ति भारत के दक्षिणी तट पर कालीकट के पास पहुंचता है और वहां पर तत्कालीन शासक जमोरियन के द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया जाता है। फिर 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आता है। इसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में वायसराय बनकर भारत आते हैं जिसके द्वारा भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक शक्ति स्थापित किया जाता है। इसी कारण इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का भारत में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? अल्बुकर्क, डियाज, अल्मीडा, वास्को डी गामा। सही ऑप्शन सी अल्मीडा। अल्मीडा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा 1505 ईस्वी में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय बनकर भारत आता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालचारी, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। सही ऑप्शन विकल्प डी लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था, ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई 1947 को
हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया। इसके पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई और फिर 15 अगस्त 1947 का दिन नियत किया गया जब भारत को स्वतंत्रता की घोषणा की गई। और इस प्रकार स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने और इन्हीं के द्वारा प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नियुक्ति भी की जाती है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। चलिए दोस्तों, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, प्रश्न में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। अब्दुल कलाम आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 3 और 4, विकल्प डी 1 और 4। सही ऑप्शन विकल्प बी 2 और 3। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी भारत विभाजन परिषद का। कथन ए, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। कथन आर, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए तथा आर दोनों ही गलत हैं। सही ऑप्शन विकल्प बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका मतलब यह हुआ अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी, ये भी सही है कथन। कारण जो है कथन दूसरा, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, ये भी सही है, लेकिन यह सही व्याख्या कथन ए का नहीं करता है। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? सूरसेन, बटुकेश्वर दत्त, रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल। सही ऑप्शन सी, रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 5 नवंबर 1945 को, 10 नवंबर 1945 को, 11 नवंबर 1945 को, 12 नवंबर 1945 को। सही ऑप्शन डी, 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है और 12 नवंबर को प्रतिवर्ष भारत में भी इस समय इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक प्रगति से, शैक्षिक सुधार से। सही ऑप्शन विकल्प ए, दलित वर्ग से। पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित था। दोस्तों, पूना पैक्ट से संबंधित कुछ बातों को, तथ्यों को देख लेते हैं। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। इस अधिनिर्णय के तहत मुसलमानों, यूरोपीय सिखों के साथ दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान कर दिया था। इसके विरोध में गांधी जी 20 सितंबर को आमरण अनशन पर बैठ गए थे। अंततः 24 सितंबर 1932 को पूना में एक समझौता हुआ जिसमें दलित वर्गों की विधानमंडल में सीट को 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। यह समझौता भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के प्रतिनिधियों के बीच में हुआ था। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू, भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना। सही ऑप्शन विकल्प सी, बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तो इन तथ्यों को भी आप ध्यान में रखिए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन किस किस डेट को शुरू हुए थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1909 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। सही ऑप्शन बी, 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर कुछ संबंधित तथ्य को जान लेते हैं। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। 1919 ईस्वी में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो इसमें सभी लोग शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। तो दोस्तों, इन तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। रॉलेट एक्ट भारत में 1919 ईस्वी से लागू हुआ था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? जयप्रकाश नारायण, जे.बी. कृपलानी, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। सही ऑप्शन सी, विनोबा भावे।
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? अलीपुर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस। सही ऑप्शन विकल्प बी, लाहौर षड्यंत्र केस। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। सही ऑप्शन विकल्प बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का भी स्थापना किया गया था 1875 ईस्वी में, तो इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, रामधारी सिंह दिनकर, सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी। सही ऑप्शन विकल्प डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। यह वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।